बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो कल के क्लास में हम लोग देख रहे थे मौर्यतर काल, और हम लोगों ने मौर्यतर काल में जो है ये सबसे बड़े वंश देशी वंश में शुंग वंश को हम लोग देख चुके थे। ठीक है, शुंग वंश को जब हम लोग देख चुके हैं तो आज हम लोग जिस वंश को स्टार्ट करेंगे वो वंश हम लोगों का होगा कण्व वंश। ठीक है, तो ये सभी ब्राह्मण थे और इनके बारे में मैंने कल बताया था। आज मैं फिर उसे नहीं बताऊंगा, तो जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाकर आराम से देख लीजिए। आज हम सीधे कण्व वंश से शुरू करेंगे। ठीक है, तो कण्व वंश की स्थापना सबसे पहले जो है ये कण्व वंश जो थे इनकी स्थापना करने वाले जो है ये आप देख रहे हैं ये है वासुदेव। ठीक है, यानी कण्व वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। ठीक है, वासुदेव। कण्व वंश के जो ये संस्थापक है वासुदेव जो है ये शुंग वंश के अंतिम शासक ये देवभूति थे। इस देवभूति के जो है ये सामंत थे या इसके अमात्य थे। वासुदेव ने ही देवभूति की हत्या कर दी और कण्व वंश की नींव डाली। ठीक है, कण्व वंश और शुंग वंश ने, ठीक है, ये शुंग वंश और ये कण्व वंश पूछता है ये क्वेश्चन। तो पुराणों के अनुसार, पुराणों में लिखा हुआ है कि ये जो कण्व है और शुंग, कण्व और शुंग, इन दोनों वंशों ने मिलाकर कुल कितने वर्षों तक शासन किया? तो इन्होंने कुल जो है ये 112 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, कण्व और शुंग ने मिलाकर के कुल 112 वर्षों तक शासन किया। कण्व वंश का जो अंतिम शासक होंगे ये सुशर्मा थे। ठीक है, कण्व वंश के अंतिम शासक कौन होंगे? तो कण्व वंश के अंतिम शासक ये सुशर्मा या सुशर्मन भी बोलते हैं, ये थे। सुशर्मा की हत्या इसी के अमात्य, सुशर्मा की हत्या इसी के जो अमात्य है, सिमुका ने कर दी। ठीक है, सिमुका ने किसकी हत्या कर दी? सुशर्मा की हत्या कर दी और एक नए वंश की नींव डाली जो सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कण्व वंश में बहुत कुछ आपको याद नहीं रखना है। कण्व वंश में 3 पॉइंट याद रखने हैं, एक संस्थापक और एक कण्व और शुंग ने मिलाकर कितने वर्षों तक शासन किया, और कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक सुशर्मा था और सुशर्मा की हत्या कर दी सिमुका ने और सातवाहन वंश की नींव डाली। तो ये कण्व वंश समाप्त होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं कण्व वंश के बाद में जो हमारा ब्राह्मण का अंतिम है, इसका नाम है सातवाहन वंश। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सातवाहन वंश। सातवाहन जो है ये इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा अपेक्षाकृत बड़ा भी है। तो ये जो सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश के संस्थापक को तो आप जान गए कि सातवाहन वंश के संस्थापक ये सिमुका है जिसने सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की नींव डाली। ठीक है, सातवाहन वंश जो था ये सातवाहन वंश का क्षेत्र कहाँ था, ये राजपाट कहाँ चलाते थे? तो सातवाहन वंश का जो क्षेत्र था ये है आज का महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के राजा थे, महाराष्ट्र क्षेत्र के राजा थे। ठीक है, और इनके द्वारा जो शासित क्षेत्र होता था ये महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश पर भी इनका राजपाट था। तो यानी इनका जो शासन क्षेत्र है, मूल क्षेत्र पूछे थे आप महाराष्ट्र बताइए और क्षेत्र पूछे तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश बताइए। इसके बाद सातवाहनों की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो सातवाहनों की राजधानी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो सातवाहनों की राजधानी जो थी ये थी प्रतिष्ठान। ठीक है, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आप कभी कभी देखते हैं कि ये जो सातवाहन वंश है इस सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी लिखता है। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश भी लिखा जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि पुराणों में, ठीक है, पुराणों में इस वंश को आंध्र वंश कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया? आंध्र वंश। जबकि जो अभिलेख हैं, ठीक है, तो अभिलेखों में इस वंश को क्या कहा गया है? तो अभिलेखों में इस वंश को कहा गया है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। इसीलिए अब इसे आंध्र वंश कहें या सातवाहन वंश कहें,
इस समस्या को दूर करने के लिए कभी कभी इसे दोनों को इतिहासकार जोड़ देते हैं और इसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। तो कोई परेशानी नहीं है इसमें, आंध्र सातवाहन वंश हो या सातवाहन वंश हो। अब ये जो आंध्र सातवाहन वंश है इसने लगभग 300 वर्ष, ठीक है, लगभग में 300 वर्ष और एग्जैक्ट में 280 वर्ष, ठीक है, तो इतने वर्षों तक इसने शासन किया था, ठीक है। तो इन्होंने लगभग सातवाहन वंश ने लगभग 300 वर्ष या 280 वर्षों तक शासन किया था। शुंग और कर्ण ने मिलाकर कितने वर्षों तक, तो 112 वर्षों तक, और सातवाहन वंश ने अकेले ही लगभग 300 वर्ष या 280 वर्षों तक शासन किया। अब ये जो इतना लंबा पीरियड था इसमें कोई एक शासक तो नहीं होगा, एक से अधिक शासक होंगे। तो एक बार हम लोग इसका लिस्ट बना लेते हैं कि सातवाहन वंश के कौन कौन शासक थे और इसमें से जो महत्वपूर्ण शासक होंगे या जिनके काल से प्रश्न आते हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सातवाहन वंश का पहला शासक तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा। सातवाहन वंश का जो पहला शासक था इसका नाम था, क्या नाम था, तो इसका नाम था सिमुका, ठीक है। सिमुका के बाद जो शासक बना इनका नाम था कृष्ण या कान्ह, कृष्ण या कान्ह। कान्ह उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो शासक बनेंगे ये सातकर्णी प्रथम, इसके बाद में सातकर्णी द्वितीय, इसके बाद हाल, उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसके बाद इनका पुत्र वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इसके बाद में इसका भाई बनेगा, यही भाई है वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का, शिवश्री सातकर्णी, उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी, और यज्ञश्री सातकर्णी के बाद में अंतिम शासक बनेगा पुलुमावी तृतीय। तो दो को तो याद रख लीजिए। सबसे पहले इस वंश का संस्थापक, ठीक है, तो इस वंश के संस्थापक हो जाएंगे सिमुका, और इस वंश का अंतिम शासक हो जाएंगे पुलुमावी तृतीय, ठीक है। और अगर इस वंश के सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो सबसे प्रतापी शासक होंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे किसके बारे में, सिमुका के बारे में, सातकर्णी प्रथम को देखेंगे, सातकर्णी द्वितीय को देखेंगे, हाल को देखेंगे, वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को देखेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा शिवश्री को देख लीजिए, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं सारे शासकों को। आइए अब देखते हैं एक एक करके सभी को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिमुका को, ठीक है। तो सिमुका जो है ये इस वंश के संस्थापक है और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो मैंने आपको बता चुका है। इनकी उपाधि याद रखिएगा, इनकी उपाधि थी सिंधुक या सिप्टक, ठीक है। तो इनकी उपाधि याद रखिएगा, सिंधुक या सिप्टक के नाम से जाना जाता था सिमुका को, और ये आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक थे, ठीक है। इन्होंने अपने राज्यकाल में जैन और बौद्ध धर्मों को बढ़ावा दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से अपने शासन के अंतिम वर्षों में यह दुराचारी हो गया, जिसके कारण इसका वध कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरे अगले महत्वपूर्ण शासक थे इनका नाम था सातकर्णी प्रथम, है ना। मैं महत्वपूर्ण पे चलूँगा, सभी को करने की ज़रूरत हमें नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है सभी, जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। सातकर्णी जो प्रथम है इनकी उपाधियाँ सबसे पहले देख लेते हैं। तो इनकी पहली उपाधि थी दक्षिणापथ का स्वामी, ठीक है, दक्षिणापथ का स्वामी।
उसके बाद अप्रतिहत चक्र का एक चालक पश्चिमपति, दक्षिणपति नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमपति, साथ ही साथ प्रतिष्ठानपति। तो इतनी उपाधियां थी किनकी? तो ये थी सातकर्णी प्रथम की। ठीक है, सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था रानी नैनिका। रानी नैनिका जो है ये भी प्रशासन में हिस्सा लेती थी। साथ ही साथ सातकर्णी मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने शासन किया था, इसीलिए ये फेमस है। ये रानी नैनिका थी और ये रानी नैनिका अमीय वंश की राजकुमारी थी। किस वंश की? अमीय वंश की राजकुमारी। ठीक है, और रानी नैनिका ने एक अभिलेख लिखवाया था। इस अभिलेख का नाम था नानाघाट अभिलेख। ठीक है, इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। ये नानाघाट अभिलेख किसका है? तो रानी नैनिका का है, और इस अभिलेख को रानी नैनिका अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इस नानाघाट अभिलेख में के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है कि जो सातकर्णी प्रथम थे, इन सातकर्णी प्रथम काफ़ी प्रतापी थे और इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था, जिसमें पश्चिमी मालवा, ठीक है, इन्होंने जैसे पश्चिमी मालवा क्षेत्र को जीता था, साथ ही साथ अनूप प्रदेश को जीता था, अनूप प्रदेश को जीता था, और साथ ही साथ विदर्भ को जीता था। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई है किसमें? नानाघाट अभिलेख में। नानाघाट अभिलेख में ही वर्णन है कि इन्होंने यानी सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध, ठीक है, इसको बहुत विशेष याद रखिएगा, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक राजसूय यज्ञ किया था। ठीक है, यानी कि प्रतापी राजा थे। विजय अभियान के बाद इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और एक प्रतापी अभिलेख किया। बहुत ही महान राजा, लेकिन इनके विजय जीवन में भी एक पराजय का इनको मुख देखना पड़ा था। ठीक है, और ये वर्णन हमें मिलता है किससे? तो एक अभिलेख का नाम आप सुने ही होंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये कलिंग नरेश खारवेल का है। ठीक है, ये कलिंग नरेश खारवेल का है, और इस अभिलेख के अनुसार ये जो सातकर्णी प्रथम है, सातकर्णी प्रथम खारवेल से बुरी तरह से पराजित हुए और सातकर्णी प्रथम की बाद में इसी सदमे से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अच्छा, नानाघाट अभिलेख से एक चीज़ और जानकारी मिलती है। इसमें जानकारी मिलती है कि ये जो सातकर्णी प्रथम है, सातकर्णी प्रथम ने बौद्धों प्लस ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, यानी भूमि जो है ये सेवा के बदले में भूमि देनी शुरू की, और यहीं से, है ना, यहीं से क्या शुरू हो जाता है? तो यहीं से सामंतवादी पद्धति की शुरुआत होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भूमि अनुदान देने की प्रथा कब शुरू हुई, या भारत में सामंतवादी व्यवस्था का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू होता है सातवाहन काल में, और इसका उल्लेख हमें मिला है नानाघाट अभिलेख में। ठीक है, तो भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू हो रही है सातवाहन काल में। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगले शासक में हम लोग चलते हैं सातकर्णी द्वितीय। ठीक है, सातकर्णी प्रथम के बाद में हम लोग देखेंगे सातकर्णी द्वितीय को। ठीक है, आइए, सातकर्णी द्वितीय जो है, इनके दरबारी कवि जो हैं, इनसे प्रश्न आता है। इनके 2 दरबारी कवि महत्वपूर्ण थे, दोनों का नाम आप लोग सुने होंगे मुझे लगता है। एक का नाम था राजशेखर, ठीक है, एक का नाम था राजशेखर। राजशेखर की रचना थी काव्य मीमांसा। ठीक है, तो राजशेखर ने लिखा है काव्य मीमांसा, और दूसरे जो है ये है वात्स्यायन। ठीक है, ये है वात्स्यायन, और वात्स्यायन ने लिखा था क्या? तो वात्स्यायन ने लिखा है कामसूत्र। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण लेखक, सातकर्णी द्वितीय के दरबारी, और दोनों की रचनाएं ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इस वंश के जो अगले शासक थे, अगले शासक का नाम है हाल। ठीक है, ये हाल जो था ये खुद एक जो है ये विद्वान कवि और लेखक था। इनकी जो प्रमुख रचना है
हाल ने खुद लिखा जो है उसका नाम है गाथा सप्तशती। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि गाथा सप्तशती किसने लिखा, तो ये गाथा सप्तशती के लेखक जो है ये हॉल थे और ये सातवाहन वंश का शासक था। अब दरबारी है तो दरबारी कवियों को सम्मान देगा ही, तो इनके दरबार में भी दो महत्वपूर्ण दरबारी रहते थे, एक गुणाढ़ और एक सर्ववर्मन। ठीक है, तो इनके दरबारी कवि थे गुणाढ़ और सर्ववर्मन। गुणाढ़ ने क्या लिखा और सर्ववर्मन ने क्या लिखा, तो गुणाढ़ ने लिखा था वृहत कथा और सर्ववर्मन ने लिखा कांतग। ये कांतग संस्कृत की पुस्तक है, म हो गया यहाँ कांतग ग है। ठीक है, तो ये कांतग, तो ये दो पुस्तकें इन्होंने लिखी। तो ये हॉल तक हो गया। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग अगले शासकों पर। तो इसके बाद जो शासक बनेगा वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले शासक में, और अगले शासक का जो नाम है ये है गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो ये है गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है इस वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे, इसीलिए प्रतापी होंगे तो इनकी उपाधियां बहुत होंगी। तो पहला क्वेश्चन जो है ये उपाधियों से बनेगा। तो इनकी उपाधियां क्या क्या थी, तो इनकी उपाधियों में एक उपाधि याद रखिएगा, इनकी उपाधि है वेंकटक। ठीक है, अगली उपाधि है त्रिसमुद्र तोय पीता वाहन, यानी जिनके सेनाओं ने तीनों समुद्र का पानी पिया हो, अर्थात बहुत महान सम्राट, लगभग भारत के सभी क्षेत्रों को जीतने वाले कहा जा रहा है इनको उपाधियों के अनुसार। अगली उपाधि वरवरन विक्रम चाह विक्रम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण उपाधि वरवरन विक्रम चाह विक्रम। इसके बाद अगली उपाधि थी राजा गज और अद्वितीय ब्राह्मण। और भी छोटी छोटी उपाधियां हैं लेकिन जरूरत नहीं है, इतनी आप जान लीजिए तो आपको काम चल जाएगा। तो ये थी गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधियां। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे ये प्रतापी शासक थे, तो अपने जीवन काल में बहुत सारे राजाओं को हराए होंगे। इसी क्रम में इन्होंने एक शक राजा, ठीक है, शकों के दो वंश थे, छर्राक वंश और कर्दमक वंश, वो मैं कल बताऊंगा, अभी परेशान मत होइए। तो इतना याद रखें कि इन्होंने एक शक राजा थे जिसका नाम था नाहपान। इस शक राजा नाहपान को युद्ध में हरा दिया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने और इस नाहपान की हत्या कर दी। ठीक है, अब जब हत्या हो गई तो शक और सातवाहनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा क्या? नहीं, प्रेम नहीं बढ़ेगा, इनके बीच में शत्रुता शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये शत्रुता शुरू हो जाएगी। अब गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद में इनके पुत्र गद्दी पर बैठेंगे जिसका नाम होगा वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। याद ये रखिएगा यहाँ किस्सा और सातवाहनों के बीच में शत्रुता शुरू हो गई है गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में। वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने जो सिक्के चलवाए उन सिक्कों पर एक चित्र मिलता है और वो चित्र क्या है, तो दो पतवारों वाले जहाज। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो पतवारों वाले जहाज का अंकन किनके सिक्कों पर मिलता है, तो दो पतवारों वाले जहाज के सिक्कों का अंकन मिलता है वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी के सिक्कों पर। जवानी में तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इनकी हत्या कर दी थी, लेकिन जब वृद्धावस्था आया तो सातवाहन और शकों के बीच में जो खूनी संघर्ष चल रहा था, इस खूनी संघर्ष के क्रम में शकों का जो अगला शासक था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था रुद्रदामन। इस रुद्रदामन ने वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी को दो बार हरा दिया। तो दो बार जब हरा दिया तो पिता के मन में डर आ गया कि कहीं रुद्रदामन मेरे पुत्र वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी की हत्या ना कर दे। इसीलिए गौतमीपुत्र सातकर्णी ने रुद्रदामन के समक्ष उसकी पुत्री, रुद्रदामन की एक पुत्री थी, रुद्रदामन की पुत्री का विवाह जो है ये वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी के साथ करने का प्रस्ताव गौतमीपुत्र सातकर्णी ने रखा। ठीक है,
रुद्रदामन इसके लिए मान भी गया, लेकिन वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी जो था ये चूंकि 2 बार हार चुका था रुद्रदामन से, इसीलिए इसने इसकी पुत्री के साथ विवाह करने से मना कर दिया, बोला कि मैं इससे विवाह नहीं करूंगा। अब अगर गौतमपुत्र सातकर्णी रुद्रदामन को मना करेंगे तो क्या होगा, संघर्ष फिर से जारी हो जाएगा। इसीलिए गौतमपुत्र सातकर्णी का एक और पुत्र था जिसका नाम था शिवश्री सातकर्णी, ठीक है। तो शिवश्री सातकर्णी के साथ में रुद्रदामन की पुत्री का विवाह कर दिया, ठीक है। ये शिवश्री सातकर्णी कौन हो गए, तो वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के भाई हो गए, और इसी के साथ में विवाह होता है रुद्रदामन की पुत्री का, और बाद में वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के बाद में ये राजा बनते हैं, ठीक है। तो शिवश्री सातकर्णी में एक ही बात आपको याद रखना है कि इसने क्या किया था, तो इसने रुद्रदामन की पुत्री के साथ विवाह किया था, ठीक है। इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है जो आप याद रख लीजिए, ये ऐसे याद रख सकते हैं इसको, रुद्र की पुत्री, किसकी पुत्री है, तो रुद्रदामन की पुत्री है, और विवाह किससे हो रहा है, तो शिव से विवाह, ठीक है। रुद्र की पुत्री और शिव से विवाह, बहुत शानदार ट्रिक है, इसको याद रख लीजिए। कभी भी आपका यहाँ से ये जो है ये मिस्टेक नहीं होगा कि रुद्रदामन की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था, वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी या श्री सातकर्णी है ना, शिवश्री सातकर्णी, तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। शिवश्री सातकर्णी के बाद में जो अगले शासक बने ये बने यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी बनेंगे। अब यज्ञश्री सातकर्णी के काल में भी आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि यज्ञश्री के शासनकाल के आते आते ये जो रुद्रदामन थे ये रुद्रदामन बूढ़े हो जाएंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो रुद्रदामन का जो राज्य होगा इसको सातवाहन राज्य में मिलाने का काम जो है ये करेंगे यज्ञश्री सातकर्णी, है ना, यानी रुद्रदामन के राज्य का सातवाहन राज्य में विलय होगा यज्ञश्री सातकर्णी के काल में, ठीक है। इतना ही याद रखना है। और इस वंश के अंतिम शासक मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस वंश का अंतिम शासक कौन होगा, तो इस वंश का अंतिम शासक जो है ये है पुलुमावी तृतीय। पुलुमावी तृतीय जो है ये कौन है, तो ये है इस वंश के अंतिम शासक। मामला खत्म, सातवाहन वंश समाप्त और इसी के साथ में पेशी राजवंश भी समाप्त। लेकिन कुछ पॉइंट्स और याद कर लीजिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और सातवाहनों से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये क्या क्या पॉइंट है मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर में, ठीक है। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि भूमि अनुदान, भारतीय इतिहास में भूमि या ग्राम अनुदान देने की प्रथा किस काल में शुरू हुई, तो ये शुरू होगी सातवाहनों के काल में। क्लियर, सातवाहन शासकों ने सीसे प्लस 14, ठीक है, सीसे प्लस 14 के मिश्रित सिक्के चलवाए। क्वेश्चन पूछता है सीसे 14 के मिश्रित सिक्के किसने चलवाए, तो ये भी सातवाहन शासकों ने चलाए। सातवाहन जो राज्य था ये कपास के उत्पादन के लिए वर्ल्ड फेमस था, है ना, विश्व प्रसिद्ध था कपास के उत्पादन के लिए, ये भी याद रख लीजिएगा। समाज के 2 स्वरूप होते हैं, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। तो सातवाहन समाज जो था ये मातृसत्तात्मक था, यानी माता का या स्त्रियों का समाज में अधिक महत्व था, संपत्ति और सत्ता की उत्तराधिकारी महिला होती थी, ठीक है। इसके बाद सातवाहन कालीन स्थापत्य को याद रख लीजिएगा। सातवाहन काल के जो प्रमुख स्थापत्य थे इसमें पहला होगा कार्ले का चैत्य, कार्ले का चैत्य। अब ये चैत्य किसे बोलते हैं अभी मैं बताता हूँ। दूसरा है अजंता एलोरा की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफाएं भी जो है ये बनी है आपके सातवाहनों के काल में, ठीक है। और तीसरा अमरावती कला। तो ये जो दक्षिण भारत की अमरावती शैली की कला है इसका विकास भी सातवाहनों के काल में हुआ है, ठीक है। अब डिफरेंट समझ लेते हैं चैत्य और विहार का, ठीक है। तो चैत्य और विहार ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चैत्य याद रखिए ये जैन जो होते हैं, जैनियों का उपासना या पूजा घर जो होता है, उपासना या पूजा गृह इसे उपासना या पूजा गृह जो होता है इसे चैत्य कहते हैं, ठीक है। और जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षु जानते हैं ना, गेरुआ वस्त्र, तो वही वाले, तो बौद्ध भिक्षुओं का जो आवास रहने का जगह होता है, हॉस्टल होता है, उसे हम लोग कहते हैं विहार, ठीक है।
तो बौद्ध भिक्षुओं का हॉस्टल या आवास होता है ये विहार, और जैनियों का जो पूजा घर होता है उसे कहते हैं चैत्य। तो वो अब आपको चैत्य और विहार में कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी के साथ में हमारा ये जो देशी राजवंश हमने शुरू किया था, ये देशी राजवंश मौर्यता काल का समाप्त हो गया। शुंग और कर्ण हम लोग देख लिए और अभी सातवाहन को भी देख लिए। तो इस तरह से शुंग, कर्ण, सातवाहन तीनों हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे विदेशी राजवंश में। विदेशी राजवंश में हम लोग यवन, शक, पहलव और कुषाण को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ नहीं तो कमेंट तो जरूर से जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।